गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ कैबिनेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कैबिनेट असिस्ट्स एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्किंग। आर्टिकल नंबर 74 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि कैबिनेट का काम है प्रेसिडेंट को उसकी वर्किंग के अंदर एडवाइज करना और असिस्ट करना। असिस्ट का मतलब सहायता करना। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में, वास्तव में, कैबिनेट इज द सुप्रीम यूनिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। कैबिनेट ही हमारे गवर्नमेंट सिस्टम की सुप्रीम यूनिट होती है। दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। और कैबिनेट को ही हम इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का हार्ट कहते हैं। फर्स्ट पावर है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। हमारे देश के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो ये काम कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। द कैबिनेट इज कंसिडर्ड एज द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट को पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन माना जाता है हमारी सरकार का। इट फॉर्म्स बोथ फॉरेन एंड नेशनल पॉलिसीज। कैबिनेट के द्वारा नेशनल पॉलिसीज यानी हमारे देश के लिए योजनाएं भी बनाई जाती है, और फॉरेन पॉलिसीज यानी विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, कैसे पैक्ट्स होंगे, कैसे एग्रीमेंट्स होंगे, वो सब डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट। द कैबिनेट ऑल्सो टेक्स डिसीजंस ऑन वेरियस मैटर्स सच एज डिफेंस। जो कैबिनेट है वो कई सारे और दूसरे मैटर्स के अंदर भी डिसीजन लेती है, जैसे कि डिफेंस है, सुरक्षा के संबंधी मामले, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियाँ, सिक्योरिटी, हमारे देश की सुरक्षा के संबंधित डिसीजंस भी कैबिनेट लेती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उद्योग धंधों के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, उनके बेटर प्रोग्रेस के लिए क्या पॉलिसीज होगी, सब कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानून बनाने के ऊपर भी किसका कंट्रोल होता है? कैबिनेट का। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द वर्क एरिया ऑफ कैबिनेट इज वास्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी हमारे देश में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसके अंदर कैबिनेट के काम करने का एरिया, जो क्राइटेरिया है, वर्किंग क्राइटेरिया, वो काफ़ी बड़ा होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स गाइडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज। कैबिनेट कानून बनाने के लिए भी अपनी गाइडेंस देती है। द प्रोग्राम टू फॉर्म लॉज इज ऑल्सो ड्राफ्टेड बाय द कैबिनेट। कानून बनाने के जो ड्राफ्ट हैं या जो प्रोग्राम हैं, उनको ड्राफ्ट करने का काम, उनका ब्लूप्रिंट, उनका कच्चा काम करने का काम भी कैबिनेट का है। जैसे कि हम घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं कैसे होगा, सेम किसी भी कानून के बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, वो काम कैबिनेट का है। एंड द कैबिनेट मेंबर्स प्रेजेंट ऑल द इम्पोर्टेंट रेजुलेशंस इन द हाउस। और कैबिनेट के मेंबर जितने भी महत्वपूर्ण रेजुलेशन है, प्रस्ताव हैं, वो लोकसभा के अंदर रखते हैं। सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव। सीधी सी बात है, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फर्स्ट रैंक के मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट का हेड कौन है? पीएम। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कैबिनेट के हाथ में होगा। इन अदर वर्ड्स, पीएम के हाथ में होगा। इन प्रिंसिपल फॉर्म, अगर हम सिद्धांतिक बात करें, ठीक है, एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वेस्ट्स इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। सिद्धांत के रूप में या संवैधानिक रूप में हमारे देश की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथों में होती है? प्रेसिडेंट के हाथों में। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस में, व्यवहार में, द एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर्स इज यूज्ड बाय द कैबिनेट। सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स कैबिनेट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, मतलब पीएम के द्वारा यूज की जाती है। वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स आर प्रेजेंट इन द कैबिनेट। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। दे रन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल देयर वर्किंग। वो अपना जो भी उनके पास डिपार्टमेंट दिया जाता है पीएम के द्वारा, उसको रन करते हैं और उस पर कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। द कैबिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हमने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने का काम कैबिनेट का है।
तो उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम भी कैबिनेट ही करता है। द एनुअल बजट कंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी देश के इनकम और एक्सपेंडिचर का खाता, आय और व्यय का खाता, उसे हम बजट कहते हैं। जो एनुअल बजट है प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, वास्तव में वो किसके द्वारा बनाया जाता है? कैबिनेट के द्वारा। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, जो अपने आप में एक कैबिनेट मिनिस्टर है। द कैबिनेट ऑल्सो प्रेजेंट्स अदर मनी बिल्स इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा, और कैबिनेट मिनिस्टर्स दूसरे मनी बिल, बजट के अलावा भी कई सारे मनी बिल लोकसभा के अंदर प्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों को लेकर क्या पावर है कैबिनेट के पास, वो देखते हैं। फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया, अफेयर यानी मामले, ऑफ इंडिया आर हैंडल्ड बाय द कैबिनेट, तो जितने भी विदेशी मामले हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो सभी कैबिनेट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इट मेक्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस एंड डिसाइड्स what टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड पैक्ट्स शुड बी मेड विद फॉरेन कंट्रीज। युद्ध के लिए अगर डिक्लेयर करना है यानी युद्ध की घोषणा करनी है तो कैबिनेट करेगी। शांति की घोषणा करनी है तो भी कैबिनेट करेगी, यानी वॉर डिक्लेरेशन तो भी कैबिनेट करेगी, पीस का डिक्लेरेशन करना है तो भी कैबिनेट करेगी। हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, रिलेशनशिप किस टाइप के होंगे, कैबिनेट डिसाइड करेगी। और उनके साथ क्या क्या पैक्ट्स होंगे, समझौते होंगे, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे दूसरे किस्म के हो, सारे कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, अब नियुक्ति को लेकर, अपॉइंटमेंट यानी किन किन ऑफिसर्स को वो अपॉइंट करते हैं, वो पावर, कितना पावर है अब जानेंगे। पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट वाले पॉइंट्स में पढ़े थे कि प्रेसिडेंट के पास इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की पावर है, लेकिन इन प्रैक्टिस वो पावर यूज कौन करता है? कैबिनेट। आर इन फैक्ट एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट, तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे कि नेशनल सर्विस कमीशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अदर जजेस हैं, गवर्नर हैं, ये सभी प्रिंसिपल फॉर्म में तो उनको अपॉइंट करने का काम उस प्रेसिडेंट का है, लेकिन एक्चुअली ये काम कैबिनेट के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। कैबिनेट इन अदर वर्ड्स पीएम, क्योंकि उसका हेड पीएम ही है, तो सारे काम पीएम की ही देखरेख में किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा जुडिशरी, यानी फर्स्ट ऑर्गन हमने देखा लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्गन यानी गवर्नमेंट के थर्ड ऑर्गन की, जुडिशरी। So let's start one new topic, judiciary. Judiciary is the third organ of the government. तो किसी भी गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन जुडिशरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशरी की सुप्रीम यूनिट, यानी हमारे देश में सबसे बड़ा सुप्रीम यूनिट जुडिशरी का है सुप्रीम कोर्ट। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट की, क्योंकि स्टेट के अंदर सुप्रीम यूनिट होती है हाई कोर्ट, और पूरे देश के अंदर ऑन अ कंट्री बेस सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ जुडिशरी। फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनता है, कितने जजेस होते हैं, कैसे उनका इलेक्शन होता है, सब चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ जजेस। इन द बिगिनिंग there was a provision of one chief justice and 7 other judges for the supreme court. स्टार्टिंग के अंदर एक चीफ जस्टिस होता था सुप्रीम कोर्ट का, और 7 अदर जजेस हुआ करते थे, यानी 7 + 1 8 टोटल जजेस हुआ करते थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन द राइट टू द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन होता है निर्धारित करना, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये राइट दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर है, संख्या है, उसे आप ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स एरिया ऑफ वर्किंग, इसके काम करने का एरिया आप डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। और कंडीशंस ऑफ वर्किंग, कंडीशंस क्या होंगी वर्क करने की, वो सभी आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड टू डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ जजेस, और सैलरी क्या होगी जजेस की, ये डिटरमाइन करने का काम भी पार्लियामेंट को दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने।
The number of judges, including the Chief Justice, was increased to 31 in the year 2008. और पार्लियामेंट ने अपने पावर का यूज करते हुए 2008 में जो नंबर ऑफ जजेस था सुप्रीम कोर्ट का उसका उसको 8 से इंक्रीज करके 31 कर दिया, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 30 अदर जजेस. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. प्रेसिडेंट क्या करता है? जजेस को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट में. इन कॉन्टेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स. और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो वो सभी से एडवाइस लेते हैं, यानी जो पहले जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे और जो हाई कोर्ट्स के जज हैं चीफ जजेस उनसे एडवाइस लेते हैं. 8% द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू कोलेजियम सिस्टम. आज के टाइम जिस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, चीफ जस्टिस को चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का चीफ जज हो, उनको अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है. According to collegium system, a group consisting of Chief Justice of Supreme Court and 4 senior most judges propose the names of judges to the President. Collegium system में होता क्या है, जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी अभी नए बनने वाले हैं, और जो पुराने हैं वो अभी अपने पद पर बैठे हुए हैं, अभी रिटायर हुए नहीं है. 65 ईयर्स एज उनकी कंप्लीट अभी हुई नहीं है. ठीक है, अब वो जज शामिल होंगे प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे. 6 लोग मिलकर एक लिस्ट तैयार करेंगे कि जो जज बनने की योग्यता रखते हैं या जज बनने के कैपेबल हैं, और वो लिस्ट बनाकर किसको दे दी जाती है? प्रेसिडेंट को. एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस फ्रॉम द प्रपोज लिस्ट ऑफ नेम्स. और ये जो 5 लोग हैं जो इन्होंने लिस्ट बनाकर प्रेसिडेंट को दी है, उस लिस्ट में से प्रेसिडेंट किसी को चीफ जस्टिस बना देता है. ठीक है, इन शॉर्ट में ये प्रोसेस दी गई है, बाकी काफ़ी लंबी प्रोसेस है. अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, यानी एक जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, यानी जज के पास जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है. सबसे पहले सिंपल और सबसे मस्ट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. सेकंड में, ही शुड हैव वर्कड एज जज इन अ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 कोर्ट्स फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स. पहली कंडीशन ये है कि 5 साल तक, यानी कंटिन्यूसली 5 ईयर्स, वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज रहा हुआ होना चाहिए. यानी या तो कंटिन्यू 5 साल किसी एक हाई कोर्ट के अंदर जज रहे, या 3 साल किसी एक कोर्ट में, 2 साल एक किसी और कोर्ट में. किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो जज हो, कोई मैटर नहीं करता. यानी हमारे इंडिया में अभी 24 हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर वो किसी में भी एज ए जज काम कर रहा हो, लेकिन कंटिन्यूसली 5 ईयर्स कंप्लीट किए हो. जैसे कि मान लीजिए अगर जोधपुर कोर्ट में 3 साल रहा है, तो किसी और स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर 2 साल रहा है, या एक साल करके 5 कोर्टों में रहा हो हाई कोर्ट्स में अलग अलग राज्यों की, लेकिन ये पीरियड कंटिन्यूस होना चाहिए. और अगर वो जज है, यानी जज रहा है, तो सिर्फ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए कंटिन्यूसली. सेकंड है, ही और सी शुड बी एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. और अगर वो एडवोकेट है यानी वकील है, तो उसे लगातार कंटिन्यूसली 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये 10 ईयर जरूरी नहीं है कि कोर्ट में उसने कंप्लीट किए हो, अलग अलग कोर्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप जज हैं तो आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट्स के जज का. और अगर आप एडवोकेट हैं तो आप किसी भी हाई कोर्ट में अगर 10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं एज एडवोकेट कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लिखा है यहाँ पर, तो आप कैपेबल हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लायक हैं. ही और सी शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. थर्ड जो क्वालिफिकेशन है, इसका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया वैसे तो प्रेसिडेंट के द्वारा, कि प्रेसिडेंट की नज़रों में वो व्यक्ति कानून का जानकार होना चाहिए, एक्सपर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए,
लेकिन आज तक प्रेसिडेंट ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। जितने भी जजेस बने हैं आज तक वो सभी ऊपर वाले क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही बने। थर्ड है एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। नॉर्मली एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी 65 ईयर्स तक एक जज रहता है। एक एज लिमिट है, 65 ईयर्स तक आप जज बने रह सकते हो, बाद में आपको रिटायर कर दिया जाता है। ही और सी कैन वॉलेंटियरली होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, रिजाइन फ्रॉम द कंप्लीटेशन ऑफ हिज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए रिजाइन बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ हिज टेन्योर। सिंपल है। मान लीजिए कोई भी फैमिली इशू, हेल्थ इशू की वजह से अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वो रिजाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा से पहले भी। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव अ जज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट ड्यू टू हिज और हर मिसकंडक्ट और इनकेपेबिलिटी। पार्लियामेंट चाहे तो भी उन्हें हटा सकती है। चाहे तो कहना गलत है। मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट कर दिया जाता है, मिसकंडक्ट करता है कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या उसके अंदर कोई इनकेपेबिलिटीज आ जाती हैं, उन बेसिस पे पार्लियामेंट उन्हें रिमूव कर सकता है। इफ बोथ द रेस्पेक्टिव हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट प्रूव अ जज टू बी इनकेपेबल और मिसकंडक्ट, यदि दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा प्रूव कर दे कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, दुराचरण किया है, या वो इनकेपेबल है अपने काम को करने के लिए, थ्रू 2/3 मेजोरिटी ऑफ देयर मेंबर्स, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, देन द जज विल हैव टू लीव हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों हाउसेज से जब 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट भी पास कर देंगे, उसी दिन से उनको हटा हुआ मान लिया जाएगा चीफ जस्टिस को। सैलरी, अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटीज। अब जजेस को क्या सैलरी मिलती है, क्या उनको भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेज यानी भत्ते, और अदर फैसिलिटीज। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसीव सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ एंड अदर जजेस गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹90,000। एंड चीफ जस्टिस को 1 लाख रुपए मिलते हैं, और अदर जजेस जो 30 अदर जजेस हैं उनको ₹90,000 मिलते हैं। एंड अलाउंसेज पर मंथ सैलरी मिलती है। एंड अलाउंसेज आर रिकन्सिडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो अलाउंसेज मिलते हैं उनको समय समय पर रिकन्सिडर किया जाता है, उनमें बदलाव करते जाते हैं सुप्रीम पार्लियामेंट के थ्रू। अरेंजमेंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी हैज़ ऑल्सो बीन मेड फॉर द जजेस। पेंशन भी दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, और ग्रेचुइटी यानी उपदान या उपहार कहते हैं ग्रेचुइटी को, एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है उनको उनकी सेवा के बदले में सरकार के द्वारा, वो भी उन्हें मिलता है। लास्ट पॉइंट अपना फिफ्थ, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लास्ट तो नहीं है, लेकिन देखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्विटेंस होता है छुटकारा। द जजेस हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रीडम। इसका सॉल्यूशन ही करते हैं पहले। फिफ्थ नंबर पॉइंट है क्विटेंस, यानी होता है स्वतंत्रता या छुटकारा या आज़ादी। द जजेस हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रीडम, तो जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है और अदर जजेस है, यानी सुप्रीम कोर्ट को मान लेते हैं, फ्रीडम मिला हुआ है फ्रॉम द क्रिटिसिज्म होता है आलोचना से स्वतंत्रता दी गई है। उनके डिसीजंस की कोई आलोचना नहीं कर सकता, गलत या सही की बात नहीं कर सकता, जो डिसीजन उन्होंने दे दिया वो लास्ट है। रिगार्डिंग देयर वर्किंग एंड देयर डिसीजन, यानी उनके डिसीजन, उनके काम करने के ढंग को लेकर कोई भी न्यूज चैनल, समाचार पत्र या कोई भी रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकती। हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग, अब हेडक्वार्टर कहाँ होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130, आर्टिकल नंबर 130 में लिखा गया है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। तो ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन नंबर आर्टिकल नंबर 130 में कि जो हेडक्वार्टर है सुप्रीम कोर्ट का वो दिल्ली में होगा। रिस्ट्रिक्शंस यानी होते प्रतिबंध ऑन द जजेस। अब क्या क्या प्रतिबंध लगाए हमारे संविधान ने उनके ऊपर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु हैज़ रिमेन्ड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी संविधान कहता है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, बाद में रिटायरमेंट के बाद में वो किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफिसर आफ्टर हिज रिटायरमेंट,
यानी किसी भी ऑफिसर के सामने, सीधी सी बात है, जिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है, एक क्या बोलते हैं, पोस्ट है उसकी, एक डिग्निटी है उसके पोस्ट की, बाद में अगर वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करेगा नीचे के कोर्टों में जाकर, हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट्स में, उन ऑफिसर्स के सामने जहाँ कभी वो खुद जज हुआ करता था, तो एक तरह से डिग्निटी का सवाल उठ जाता है उसके लेकर। तो संविधान ने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। तो आज आपका फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।